हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5th पार्ट, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करता हुआ रह गया था, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए वो सॉल्व करना, उससे रिलेटेड फॉर्मूला एक बनता है, वो सॉल्व करना, वो डिराइव करना फॉर्मूला, वो आप मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे आपको बताना है, आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे क्वेश्चंस लगाना है। रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो पढ़ने वाले, पहले नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ख़त्म करूँगा, देन मैं बताऊँगा आपको SHE की इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ SHE, ठीक है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, कैसे SHE एज एनोड एज कैथोड दोनों तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम अभी तक बनाए थे, जैसे डैनियल सेल बनाया था, ठीक है, वैसे ही कई सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एज एनोड भी हम SHE को यूज़ कर सकते हैं और एज कैथोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि जैसे डैनियल सेल था, तो डैनियल सेल में Zn एज किसकी तरह यूज़ हो रहा था, एज एनोड यूज़ हो रहा था, और कॉपर एज कैथोड यूज़ हो रहा था। तो जनरली ऐसा होता है कि वो फिक्स होते हैं, कि उसके अलावा वो यूज़ नहीं, उसको एक्सचेंज नहीं किया, इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि जिंक को एनोड कैथोड पे लगा दें या कुछ भी कर सकते। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जिंक जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए वो एनोड पे रह रहा है। कॉपर रिडक्शन करता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन SHE ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि यूज़ किया जाता है एज एनोड एज कैथोड बोथ। क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो हो तैयार, करोगे वार? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली थी और क्या क्या आज है खास, ठीक है। तो हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये नर्स्ट इक्वेशन, ये सारी चीज़ें, ये डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था, अच्छे से कवर अप कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। ये इक्विलिब्रियम का एक इक्वेशन भी हमने निकाला था, जिसमें हमने बताया था E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है 2.303 RT अपॉन NF log Kc, वेयर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम नया एक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, जो कि नर्स्ट इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मैटर करेंगी, लेकिन उससे पहले व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो 11th क्लास का ये टॉपिक है इक्विलिब्रियम का, थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। अब इस गिब्स फ्री एनर्जी का यहाँ क्या रोल है, और उसके साथ साथ गिब्स फ्री एनर्जी, पहले तो ये जान लीजिए कि गिब्स फ्री एनर्जी रिलेट बहुत ज़्यादा वेरी भी करती है, ठीक है। कैसे वेरी करती है, तो एक बस छोटा सा बेसिक चीज़ बता दूं आपको कि डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी ना, डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो डेल्टा जी की वैल्यू से हम पता लगाते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, याद रखिएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है भाई? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो खुद से हो जाए, ठीक है। तो किसी रिएक्शन की अगर वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू यानी गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। वाइल अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है तो वहाँ पे ये रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वाइल पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अगर डेल्टा जी की वैल्यू कहीं पे क्या आ जा रही है, 0, तो समझ जाइए ये कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये पहुंच चुका है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो डेल्टा जी
वैरी करता है कैसे, पॉजिटिव होगा यानी कि स्पॉन्टेनियस है, सॉरी निगेटिव होगा यानी स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो रिएक्शन कहाँ पे पहुँच चुकी होगी, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी होगी। ठीक है, जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू 0 हुई तो वो क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, वो रिएक्शन अटेन क्या कर लेगी, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी। ठीक है, अब ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का अपना खुद का एक फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के सी, सॉरी लॉग क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब यहां पे ये टर्म्स क्या क्या हैं, तो ये डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। बेटा मिनट, मैं यहाँ पे सारे टर्म्स लाइन से लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर मतलब किसी भी कंडीशन पे, किसी टेम्परेचर या किसी कंडीशन पे जो गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या है भाई, नॉट लगा है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, तो समझ गए। ठीक है, यानी ये है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन, समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद 2.303 क्यों लगाया भाई, 2.303 हमेशा ये क्यों आ रहा है सर। ठीक है, तो ये समझो कि जब दो लॉग जो होता है ना ln, ठीक है, ये दो लॉग जो है, लॉग जो आप पढ़ते हैं ये दो तरह का होता है, एक लॉग बेस 10 होता है, एक लॉग बेस ई होता है। ठीक है, जनरली जब भी इसी लॉग बेस ई को ln लिखा जाता है, आप बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं ln दिया होगा। ठीक है, तो ln जो भी होगा यानी लॉग बेस ई वाली जो वैल्यू होती है, लॉग होती है, इसको अगर लॉग बेस 10 में, क्योंकि जो भी आप क्या करेंगे, आप जब लॉगरिथम टेबल देखेंगे लॉग निकालने की वैल्यू, लॉग निकालने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए जो वहाँ पे वैल्यूज़ दी रहती हैं वो बेस 10 की वैल्यूज़ दी रहती हैं, बेस ई की वैल्यूज़ नहीं दी रहती हैं। ठीक है, तो हम पहले किसी भी लॉग बेस ई वाले को ln को क्या करते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, देन उसकी वैल्यू लॉगरिथम टेबल से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी उस वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हर जगह आपको 2.3, जैसे नॉस्ट इक्वेशन में भी 2.303 दिखा था, यहाँ पे भी 2.303 दिख रहा है। इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये लॉग बेस ई फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले में लॉग बेस ई था, हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट करके लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आए, बाई मल्टीप्लाइंग 2.303 आपको भी मिलता है, तो आप भी ये कर सकते हैं। समझ में आए, क्लियरली लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, अब दूसरी ये 2.303 हो गया, फिर R है, R क्या है, R क्या भाई, गैस कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, और T क्या है, T इज द टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे Q क्या है भाई, Q है रिएक्शन कोशेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि रिएक्शन कोशेंट यानी भाई क्या, कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और ये रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू होता है वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं,
ये सारे टर्म्स हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, यानी ठीक है, समझ में आया? ठीक। लेकिन मैंने कहा कि मान लो कि ये पूरी रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम पे चली गई है। ठीक है, यानी जो हम यहाँ पे, ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा भाई, तो एट इक्विलिब्रियम देख लीजिए भाई, इक्विलिब्रियम क्या होगा, पहली चीज पहले ही बोला है कि डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें पुट कर दें तो हमारा फाइनल इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा कि 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303, ठीक है, आर टी लॉग क्यू। समझ में आ रही बात? और लॉग लिखा है मतलब समझ जाइए बेस 10 है। ln लिखा होता तो मतलब समझ जाइएगा कि बेस e है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन चेंज हुआ किसमें, इसमें। और इससे नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन बनेगा, अगर इसको हम डेल्टा जी नॉट को इधर कर दें, दूसरे साइड कर दें, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई इक्वेशन, हमारा इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग, अच्छा लॉग यहाँ पे केसी रह जाएगा, सॉरी लॉग क्यू रह जाएगा, नहीं, जब लॉग हमने यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, क्यू जो रिएक्शन कोशेंट है वो केसी के इक्वल हो जाता है। याद है प्रीवियस वीडियो में अभी कल ही बताया था कि रिएक्शन कोशेंट जो है ये किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो गया तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी हमारी वो आएगी डेल्टा जी नॉट 2.303 आर टी लॉग, यहाँ पे आ जाएगा के सी। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला ये बन जाएगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने एक और फॉर्मूला निकाला था एट इक्विलिब्रियम, किसका, नर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिटा देता हूं, रुकिए, आधी जिंदगी तो ऐसे लिखने और मिटाने में चली जाएगी मुझे लग रहा है। देखिए क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन का जो फाइनल इक्वेशन आया था वो क्या था, नर्स्ट इक्वेशन का फाइनल इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड में देखें तो प्रीवियस स्लाइड वही थी कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी अपॉन कितना आया था, अपॉन एन एफ। ठीक है, ये आया था अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन जब हम इक्विलिब्रियम पे ले आए थे और सारी कंडीशंस लगाए थे तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो आया था नर्स्ट इक्वेशन से वो ये आया था, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी अपॉन एन एफ, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और एफ क्या है, एक मोल का चार्ज। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, दैट इज फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, ये एन एफ को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एन एफ इधर आ जाएगा, एन एफ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 आर टी लॉग के सी हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर मैं ये वाले इक्वेशन को, ये जो पहले इक्वेशन निकला है गिब्स फ्री एनर्जी से जो इक्वेशन निकला है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूँ और यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है
इसको हम मान ले थर्ड इक्वेशन, तो क्या आपको कुछ दिख रहा है कि ये जो इसका राइट हैंड साइड वाला है RHS, ये इस RHS के इक्वल है, इस इक्वेशन में इक्वल है कि नहीं? दोनों अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके LHS भी तो इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, सेकंड है और थर्ड है, फर्स्ट तो और को माना था, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि भाई RHS दोनों के इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल होंगे, और LHS अगर इक्वल होगा तो डेल्टा G0 हो जाएगा इज इक्वल टू, माइनस को इधर लेते हैं, माइनस NFE और E के साथ E0 ऑफ द सेल। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है किसकी? डेल्टा G0 की, और वो किससे रिलेट कर रही है? EMF ऑफ द सेल से रिलेट कर रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी कि अगर आपको आपको पता है EMF ऑफ सेल पता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे, ठीक है, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू रखेंगे। अगर वैल्यू क्या आती है? निगेटिव में आती है, तो समझ जाइए क्या होगा भाई निगेटिव आएगा ही, ठीक है, क्योंकि EMF ऑफ सेल कैसे क्या आती है भाई? देख लो, ध्यान से देखो, EMF ऑफ सेल, EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी किसी बैटरी का निगेटिव नहीं आ सकता, नहीं आएगा, ठीक है, यानी EMF ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल क्या हुई? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हुआ। और F क्या है भाई? पॉजिटिव ही है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ये भी पॉजिटिव ही होंगे। जब तीनों पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू किस में आएगी? निगेटिव में, क्योंकि यहाँ सामने क्या है? लगा है निगेटिव, और जब निगेटिव आएगी तो डेल्टा G की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है, तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। भाई अभी बताया गया है, समझ में आ रही बात? कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? क्लियर हुई? और इसी इक्वेशन को ये क्या है? ये है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ये क्या है? रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, लेकिन इसी का एंड ऑल्सो क्या हो सकता है कि किसी टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हैं, यानी फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE ऑफ सेल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल एट एनी टेम्परेचर, एट एनी कंडीशन, कोई जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड हो, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर एट एनी कंडीशन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके लिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं, आपको मिलने हैं। एनसीईआरटी में भी इसके कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डेल्टा G0 आपको निकालने को बोल देगा, या डेल्टा G0 दिया होगा, EMF ऑफ सेल निकालने को बोल देगा, मतलब इसमें से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल देगा। लेकिन आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। फॉर्मूला आपके यूज आएगा, डेरिवेशन नहीं, समझ में। लेकिन समझ में आना चाहिए कि किस तरह हमने किया है, किस तरह सॉल्व हुआ है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरह से ये चीज हो जाएगी फाइनल। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन हम लगवाएंगे, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट चले। अब आते हैं हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ठीक है, एनसीईआरटी इसको प्रेफरेंस हम भी देंगे, आप भी देंगे, एनसीईआरटी भी देती है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या भाई? क्या है? तो क्या किया गया कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भाई पूरी कंप्लीट रिएक्शन तो होनी चाहिए, और कंप्लीट रिएक्शन होगी तभी तो हम जो EMF ऑफ सेल है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है,
ठीक है। तो रिएक्शन परफॉर्म कराने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, पूरा सेटअप बैठाना पड़ रहा था। और जब पूरा सेटअप बैठाते थे तो वहाँ पे जैसे डैनियल सेल का सेटअप है, तो डैनियल सेल का पूरा अगर सेटअप बैठाया तो उसका कंप्लीट ईएमएफ आएगा, और कंप्लीट ईएमएफ जब आएगा तो उसमें कॉपर की तरफ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो जिंक के तरफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों का मिला के आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और वो 1.1 वोल्ट आ रहा था जो कि आपने देखा था, ठीक है। लेकिन मुझे अगर इलेक्ट्रोड केवल जिंक का पता करना हो, ठीक है, केवल कॉपर का पता करना हो, तो हम उस केस में वहां से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उस जगह आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या करता है, ये यूज किया गया एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। भाई रेफरेंस क्या होता है, किसी के रेफरेंस में हम कोई चीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे, तो IUPAC जी आए यहाँ पे, ठीक है, IUPAC भैया आए और वो बोले कि सिंपली जानो कि आज से कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सेटअप अभी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सुनिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, इस पे जो रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, उन दोनों केसेस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो हमेशा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दोनों केसेस में एज्यूम कर लिया गया कि ये 0 ही होंगे। समझ में आया। और उसके बाद इसको रेफरेंस मान के दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाने लगा, जो कि जितनी भी वैल्यूज आती हैं वही वैल्यूज आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दी हुई हैं, ठीक है। उन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे, वहां पे E0 ऑफ सेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी वो क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, वो क्वेश्चंस में दिया रहेगा। जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उस किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूजेस है, तो वहां पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके रखी होगी, दी गई होगी। समझ में। अभी यहाँ पे पढ़े तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप क्या होता है भाई, सेटअप में देख लीजिए, फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेटअप में चीज़ें क्या हैं, देखिए ये एक तरह का यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ग्लास लिया है, ठीक है, ठीक इस तरह का, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस तरह का एक ग्लास है जो कि इन्वर्टेड रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या दिया जा रहा है, इसको 1 atm प्रेशर का हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड किया जा रहा है, H2 प्रोवाइड किया जा रहा है। और बीच में हमने क्या किया है, एक प्लैटिनम की ऐसे एक क्या कर दी है, रॉड लगा दी है, रॉड नहीं कह सकते, एक स्ट्रिप लगा दी है, ठीक है, एक वायर लगा दी है, मान लीजिए वायर, ठीक है। और नीचे क्या कर दिया है, एक प्लैटिनम की ही ब्लैक फॉइल, ठीक है, प्लैटिनम ब्लैक सरफेस फॉइल यहाँ पे, ठीक है, इस वायर से लगा के यहाँ पे पुट कर दी गई है, ठीक है, जो कि आधा सोल्यूशन में है और आधा बाहर है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये किया जा रहा है। अब होगा क्या, और यहाँ पे ये जो सोल्यूशन लिया गया है, ये भी हमने सोल्यूशन यहाँ पे HCl लिया है, मान लीजिए HCl लिया है, ठीक है। HCl ऐसा ही सोल्यूशन लेना है जिसमें H+ आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है। अब इस सेटअप में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस को पंप कर रहे हैं, ठीक है, भेज रहे हैं अंदर, तो भाई इनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आएंगे। और आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है ये एडजॉर्ब होता है किस पे, प्लैटिनम की लेयर पे, ठीक है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी अनसैचुरेटेड रिएक्शन, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स की, जिसमें अनसैचुरेटेड एल्कीन्स को किसमें कन्वर्ट किया जाता था, सैचुरेटेड में, जिसको हम एडिशन रिएक्शन कहते थे, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन में होता था ना कि हाइड्रोजन ऐड करते थे, तो वहाँ पे निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये एज किसकी तरह लेते थे, एज
कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये प्लैटिनम यहाँ पे जो यूज़ किया जाता था, ये सब क्या करते थे, ये सब हाइड्रोजन जाके यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाता था और रिएक्शन तब परफॉर्म की जाती थी, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हाइड्रोजन क्या करने लगेगा, कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जाके यहाँ पे एड्जॉर्ब होने लगेंगे और जो कुछ एक्सेस में होंगे वो साइड से क्या करने लगेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बबल्स के फॉर्म में ऐसे सोल्यूशन में जाके बबल्स के फॉर्म में यहाँ से निकल गए, ठीक है, जो एक्सेस वाले हैं वो, ठीक है। और मैक्स जो एक्सेस वाले नहीं है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्ब होंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने स्टार्ट हो जाता है, किसके किसके बीच, भाई यहाँ पे सोल्यूशन जो है इसमें HCl हमने यूज़ किया है, तो सोल्यूशन है तो यहाँ पे H+ और Cl नेगेटिव आयंस बने होंगे। अब इसमें प्रेजेंट है H+ आयन, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, प्लैटिनम के जो ये फॉइल रखा है इस पे हम एड्जॉर्ब करा रहे हैं हाइड्रोजन गैस को, जो कि कहाँ पे, सोल्यूशन में डिप किया गया है। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे जाके एड्जॉर्ब होता है वो और H+ आयन, ये दोनों आपस में क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और ये बनती है सेल रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये एक एस्टैब्लिश, एक क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन गैसेस जो हैं वो H+ आयन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही हैं और H+ आयन में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। और क्या होगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिमूव हो रहे हैं। और पहले ये फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और बैकवर्ड में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके वो फिर से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है और यहाँ से बबल्स के फॉर्म में निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस, ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या होंगी, परफॉर्म होंगी एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है इन दोनों के बीच, हाइड्रोजन और उनके आयंस के बीच, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये किसकी तरह वर्क करता है, हमने बताया कि ये वर्क करता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से इनको एनोड और कैथोड दोनों की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब कैसे किया जाता है तो वो देखते हैं, ठीक है। समझ गए, इतना समझ गए, पूरा कंस्ट्रक्शन समझ गए कैसे बनाया जाएगा। कभी कभी आ जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे लिखने के लिए या कुछ भी आ जाएगा इससे रिलेटेड, तो आपको पहले ये पूरा सेटअप ऐसे बताना है कि ये हाइड्रोजन गैस आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर इनके बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है और उससे ये सेल रिएक्शन बन रही है। अब इस सेल रिएक्शन से रिलेट करके हम क्या करेंगे, इसको एज एनोड और एज कैथोड दोनों यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे तो वो आइए देखते हैं, ठीक है। अगर SHE को हम क्या कर रहे हैं, एज एनोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे यूज कर रहे हैं, एज एनोड, तो ध्यान से देखिए, एज एनोड में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एनोड पे क्या होता है भाई, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कन्वर्ट होगा 2H+ आयन में, यानी कि ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव करेगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सोल्यूशन में जाएंगे और सोल्यूशन में जाके किसको गेन करेंगे, किसको पकड़ेंगे, H+ आयंस को, और H+ आयन को उनको एक्सेप्ट करके फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी रिएक्शन क्या हो रही है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि PT में, PT इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसी लेयर पे हो रहा है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर गैस है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है कोई चीज़, तो गैसियस फॉर्म में जब रहेगा तो वहाँ हम उसका कंसंट्रेशन ना लिख के हम उनका पार्शियल प्रेशर जो भी होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, 1 atm जो प्रोवाइड किया जा रहा है, और सोल्यूशन में उसका जो कंसंट्रेशन है H+ आयन की 1 मोलर है, और ये तरीका होता है इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। अब एनोड पे रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, मैंने बताया था, बिफोर वाला पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले क्या था, और आफ्टर यानी बाद में क्या हो गया, तो ठीक है, बिफोर क्या था, H2 आयंस, H2 गैस से H+ में कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे PT भी लगा रहे हैं क्योंकि PT का हमने क्या लिया है,
एक फॉइल ली है जिसपे ये एड्सॉर्ब होके क्या कर रहा है, रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एज एनोड इस तरह से रिएक्शन होगी, इस तरह से रिएक्शन होगी और रिएक्शन परफॉर्म होके इस तरह से इसका सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यही बात आती है IUPAC। IUPAC कहती है कि नहीं भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SHE इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। हम एज्यूम करते हैं कि जो SHE का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये क्या होगा, ये होगा जीरो के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। समझ में आ रही बात? यानी ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा है, ठीक है, अब भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर जीरो के बराबर है तो रिडक्शन क्या होगा, हमने बताया था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों जब एक दूसरे के माइनस के इक्वल हैं तो जब ये जीरो तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आगे देख लेते हैं। इफ SHE इज टेकन एज कैथोड, तो कैथोड पे उसकी रिएक्शन क्या होगी, उस पर रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिएक्शन क्या होगी कि दूसरी वाली रिएक्शन लेंगे जिसमें 2H+ आयन क्या कर रहा है, जो सोल्यूशन में H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, H2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं सोल्यूशन से बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि H+ आयन जो एक्वस सोल्यूशन में है 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ, वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और बबल्स के फॉर्म में या तो निकल जाएंगे या तो PT पे जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, और यहाँ भी IUPAC क्या कहती है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा SHE का वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो, तो इसका यूज करके SHE का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आइए हम देखते हैं। अभी SHE से सारी चीज, SHE से रिलेटेड आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बस ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया है कि जीरो है। ठीक है, अब एज्यूम कर लिया है जीरो है, IUPAC ने एज्यूम करवा दिया है जीरो है, तो हम क्या करेंगे, डैनियल सेल में मान लीजिए कॉपर का हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, या जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा सेपरेट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते भाई। जब हमने स्टार्टिंग में ही, मैं प्रीवियस दिखाता हूँ आपको, जब मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे, तो यहाँ देखिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है डैनियल सेल में। ठीक है, यहाँ देखो वोल्ट मीटर लगा है। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इधर जिंक है इधर कॉपर है, अब दोनों का जो कंप्लीट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंप्लीट EMF ऑफ सेल आएगा वही तो बताएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जिंक का पता करना है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो मुझे अगर जिंक का केवल पता चल जाए तो मैं कहूँ, तो मैं मानूंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड पे लगाओगे वोल्टमीटर तो वो तो रिएक्शन ही नहीं होगी ना, रिएक्शन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, जब जाएंगे नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी, और करंट नहीं फ्लो होगी तो वोल्टमीटर रीडिंग कहाँ से देगा, नहीं देगा ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉपर को यहाँ से मान लीजिए रिप्लेस कर दिया, और कॉपर को रिप्लेस करके हम ले आए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहा हमने कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे वो कैथोड, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों एज्यूम कर लिया गया है कि जीरो है। ठीक है, तो अगर एज्यूम कर लिया गया है कि जीरो है तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये पूरा मैंने सेटअप एक बना लिया। सेटअप क्या है, ध्यान से देखिए। सेटअप ये है कि हमने यहाँ पे जिंक वाला, कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड था, ठीक है, उसकी जगह पे डैनियल सेल में ही कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की जगह पे हमने यूज कर लिया हमारा SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, वही 1 ATM पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, छोटे छोटे बुलबुल बुलबुल। ठीक है, और उसके साथ साथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रोड हैं और सारी चीजें। अब यहाँ पे ये एज किसकी तरह प्रेजेंट है, एज कैथोड की तरह प्रेजेंट है।
ठीक है। और यहाँ पे ये जिंक की जो जिंक की इलेक्ट्रोड है ये एज एनोड प्रेजेंट है, ठीक है। यानी इस साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ की रिएक्शन जो होगी वो होगी Zn क्या करेगा, Zn करेगा Zn2+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होते हुए इधर जाएंगे और इधर जब जाएंगे तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, 2H+ आयन जो सोल्यूशन में आयन्स प्रेजेंट हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ चार्ज कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रही बात। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा भाई Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट और इसका 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर हमने ले लिया, ठीक है। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि ये H+ से यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, H+ से कहीं सेल रिप्रेजेंटेशन में ये 2 जो भी मोलर क्वांटिटी होती है वो नहीं लिखा जाता है, कहीं लिखा भी जाता है, तो ठीक है। तो 2H+ आयन आप लिख सकते हैं, 2H+ आयन, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन और यहाँ पे स्लैश, ठीक है, लाइन डंडी, ठीक है, उसके साथ साथ Pt और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, और यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा, 1 atm प्रेशर, ठीक है। तो ये है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, किसका, एनोड का, ठीक है, और ये किसका सेल रिप्रेजेंटेशन है, कैथोड का। और पूरी सेल का जो ये एनोड का सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं, एनोड का इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन है और ये कैथोड का इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन है। और अगर सेल रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो बीच में क्या कर देना है हमें, दोनों एनोड और कैथोड के एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन के बीच में हम क्या कर देंगे, 2 लाइन खींच देंगे। दैट इज ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, तो सॉल्ट ब्रिज बना देंगे। तो ये पूरा जो बन रहा है यही होगा सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हमारी यहाँ पे आ गई। अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे ना भाई, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो Zn है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड आउट करता हूँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, तो फाइंड आउट ऐसे करेंगे कि हम जान रहे हैं कि हमारे पास E0 ऑफ सेल निकालने का तरीका है, वो है E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है E0 ऑफ, ठीक है, क्या लेते हैं यहाँ पे, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, लेकिन वो भी कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 ऑफ कैथोड माइनस क्या आ जाएगा, E0 ऑफ एनोड आ जाएगा भाई। फॉर्मूला यही बताया था कि E0 ऑफ सेल अगर आपको निकालना है तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड करना रहेगा, ठीक है। या फिर इसी को E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू होता है E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट राइट और रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट। तो राइट माइनस लेफ्ट भी होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखिए कि E0 ऑफ सेल जो है ये हम क्या कर रहे हैं भाई, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हमें यहाँ पे देखिए, जैसे वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, रीडिंग बताएगा। और रीडिंग जब बताएगा, ध्यान से सुनिए भाई, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ना। तो एक्सपेरिमेंटली वोल्ट मीटर क्या बताएगा, रीडिंग फाइंड आउट करके बताएगा। और रीडिंग जब फाइंड आउट करके बताएगा तो ये क्या बताएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, बताएगा। और टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल यहाँ पे वोल्ट मीटर में आपको कितना दिख रहा है, 0.76, ठीक है, दिख रहा है, वोल्ट इज इक्वल टू E0 ऑफ राइट और E0 ऑफ कैथोड। कैथोड का E0 यानी कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस ई नॉट किसका भाई राइट वाले लेफ्ट वाले का या एनोड का, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे हम जानते हैं, अभी प्रीवियस ही मैं पढ़ा के आया हूँ आपको कि ई नॉट ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn इज इक्वल टू 0.76, ठीक है। और ये आ गया ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76। क्या यहाँ पे मैं जो इलेक्ट्रोड SHE के अलावा जो इलेक्ट्रोड लिया था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया कि नहीं, हो गया ना, ठीक है। क्या फाइंड आउट हो गया भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया, किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में फाइंड आउट कर लिया हमने कि एक्चुअल में ये सिंगल इलेक्ट्रोड यानी जिंक के इलेक्ट्रोड जिंक का जो इलेक्ट्रोड बन रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अकेले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था भाई, हमें रिएक्शन पता थी, हमने क्या किया, कॉपर का इलेक्ट्रोड हटा के SHE लगाया है और टोटल EMF जो है वो एक्सपेरिमेंटली, भाई ये 0.76 कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां से पता चला। अब मुझे सिंगल का निकालना है तो मैंने कैलकुलेशन लगाई, फॉर्मूला लगाया, ठीक है, फॉर्मूला लगाया तो हमें क्या मिला कि ई नॉट ऑफ सेल इतना है। अब ई नॉट ऑफ सेल अगर इतना है तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब ई नॉट ऑफ कैथोड पे हमने लगाया है किसको, SHE को, और SHE की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो 0 होती है, तो वो 0 रख दिए। और बचा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक किसके इक्वल हो गया, जो रीडिंग आ रही थी उसके माइनस के इक्वल हो गया। और यही वैल्यू आपको अगर याद होगा तो हमने यूज़ भी किया था, माइनस 0.76। कहाँ पे जब हम डैनियल सेल का फाइंड आउट कर रहे थे, क्या फाइंड आउट कर रहे थे, पूरा EMF ऑफ सेल फाइंड आउट कर रहे थे विद द फॉर्मूला। समझ में आया, क्लियर हुई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ अगर दूसरे तरीके से की होती, हमने कैसे की होती, हम एनोड को ना हटाते, ठीक है, सॉरी, एनोड को हटा के यहाँ एनोड की जगह SHE लगा देते हैं। तो एनोड की अगर जगह SHE लगाते और इधर कॉपर होता तो क्या फॉर्मूला क्या बनता, यही फॉर्मूला आता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। और रीडिंग क्या आती, रीडिंग यहाँ पे कुछ आ जाती, मान लो ये जो कॉपर का होता है वो 0.34 होता है, जो भी रीडिंग आ गई तो रीडिंग आ जाती है यहाँ पे, और वो EMF ऑफ सेल लिख देते। ई नॉट राइट पे कौन है, कॉपर, तो राइट वाला कॉपर की वैल्यू आ जाता, और यहाँ पे फिर लेफ्ट पे कौन है भाई, हमारा रेफरेंस वाला यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो ई नॉट ऑफ एनोड क्या हो जाता, 0, और ई नॉट ऑफ कैथोड इक्वल हो जाता EMF ऑफ सेल के। और यहाँ से कॉपर का सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर से फाइंड आउट हो जाता, जो कि आ जाता कितना, ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस 2Cu इज इक्वल टू होता है 0.34। याद रखिए, कुछ छोटी छोटी वैल्यूज याद रखनी चाहिए। 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी। समझ में आया, क्लियर हुई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड का, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं बाई एडिंग द SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। कहीं भी जोड़िए, एनोड पे भी काम करता है, कैथोड पे भी काम करता है। बस आपको क्या करना है, लगाने के बाद वोल्टमीटर चलाएंगे, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वोल्टमीटर जैसे लगाएंगे तो उसमें क्या आएगा, रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को ले लीजिए, फिर कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 रख दीजिए। नेक्स्ट जो भी वहाँ पे आगे कैलकुलेट करके आता है वही आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया, क्लियर हुई। तो आपसे इतनी सी बात कहनी थी कि धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं
एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक वीडियो अब इसके बाद बनेगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको पूरा समझाऊंगा। देन हम चलेंगे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और सारी चीज़ें क्या होती हैं, कोहलर्स लॉ क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, फिर कोहलर्स लॉ ख़त्म होने के बाद हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव फेज पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, 2 फैराडे के लॉ हैं वो पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है। अभी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है वहाँ पे जाके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ख़त्म करेंगे जस्ट विद इन सम डेज। ओके, तब तक के लिए बस आपको बने रहना है और बस वो थॉट याद रखिए, तो हो तैयार, करोगे वार, क्योंकि 12th है, वार करना है और अच्छा वार करना है, जिससे नंबर आपकी एक्सपेक्टेशन और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। समझ में आए? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।